Hello everyone. So today we will discuss about radioactive pollution. In this video series, we had already discussed about various types of pollution like soil pollution, water pollution, air pollution, noise pollution. So in this series of human environment and interaction of human with environment, so we have discussed different type of pollution. Now we will discuss about radioactive pollution. So what is radioactive waves or what is radioactive pollution? How it will affect us? How it will affect environment? Are we are the reason of radioactive emission? सो हम इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, कहाँ से रिलीज़ होता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को, क्या ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम एक तरीके से एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं या हम लेबोरेटरीज में फॉर्म करते हैं. सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स. सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस पीडीएफ में या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So quickly move on to the radioactive pollution. If we talk about radiation, if we talk about that energy, if we talk about waves, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो उसका कारण क्या है, वो किसकी वजह से कॉज हो रहा है. सो ये होता है रेडिएशंस की वजह से कॉज, जैसे इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि रेडियो एक्टिव है. सो कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं विच आर वेरी मच हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, फॉर द हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट. सो उनकी वजह से हम इसको, क्योंकि वो हार्मफुल होती है, इसलिए किस में कंसिडर किया जाता है, पोल्यूशन में कंसिडर किया जाता है. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में तो सुना ही होगा. वो भी रेडिएशंस होती हैं. अब हम बात करें, इंफ्रारेड भी रेडिएशंस होती हैं, बट हर रेडिएशन हार्मफुल नहीं होती. तो यहाँ पर हम उन रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे जो कि हार्मफुल होती हैं टू द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट. तो इसीलिए वो पोल्यूशन की कैटेगरी में हम उनको कंसीडर करते हैं. अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि रेडिएशंस आखिर होती क्या है. सो रेडिएशन को डिफाइन किया है कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू स्पेस और मटेरियल मीडियम. देखिए, जो रेडिएशंस होती है ना, रेडिएशंस कुछ भी नहीं होती, दे आर द एनर्जी फॉर्म. एनर्जी होती है ट्रांसमिशन, जब एनर्जी ट्रांसमिट होती है वेव्स की फॉर्म में, तो उस ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी को, जो वो एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, और उसको आपने रेडिएशन बोला है. अब उसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. लेकिन ये मटेरियल मीडियम के अलावा, मटेरियल मीडियम होगा यानी गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, तो ये ट्रैवल कर ही लेगी. लेकिन इसके अलावा ये स्पेस में भी ट्रैवल कर लेती है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल, सन से जो रेडिएशंस आती है, सन से जो सन सन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. सन से कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं ना. अब जैसे कि अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट हेयर, दिस इज सन फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारी अर्थ है. सो सन से अर्थ की तरफ रेडिएशंस आ रही हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी, सोलर एनर्जी जिसे आप बोलते हो. तो बीच में क्या है, बीच में स्पेस है. मतलब यहाँ तक समझ लो एटमॉस्फेयर है, लेकिन यहाँ तक क्या है, एग्जोस्फेयर से ऊपर वाला पार्ट है, कि जहाँ पे कोई भी पार्टिकल या कोई भी एक तरीके से मीडियम नहीं है. बट स्टिल सन की जो रेडिएशन है वो ये डिस्टेंस कवर करके अर्थ तक पहुँच रही है ना. तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक प्रूफ है कि जो वेव्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए मेटेरियल मीडियम में भी वो ट्रैवल कर सकती हैं. जैसे कि एटमॉस्फेयर होगा तो भी वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन इसके अलावा अगर मेटेरियल मीडियम नहीं है, अगर वहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो वो स्पेस में भी ट्रैवल कर रही है. यानी कि खाली स्पेस में भी विदाउट मेटेरियल मीडियम और विद मेटेरियल मीडियम वो ट्रैवल कर सकती हैं. और क्या कंटेन होती है उसमें, एनर्जी कंटेन होती है. इफ वी टॉक अबाउट रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन की बात करें, तो दो तरीके की रेडिएशन होती है. फर्स्ट वन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड सेकंड वन इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. नाम से जैसे पता चल रहा है कि आयोनाइजिंग है और एक नॉन आयोनाइजिंग है. तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती है कि बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, यानी कि they are like they contain very much amount of energy, you can say कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी इनके अंदर होती है. जैसे कि एक्सरे रेज, इसलिए एक्सरे बार बार कराना प्रिफर नहीं किया जाता. और एक्सरे की जो एक्सपोजर, एक्सरे रेज के एक्सपोजर में बैठना या वहाँ पे एक तरीके से उसके आसपास रहना, उसके एक्सपोजर में रहना भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन से हाई एनर्जी वाली रेडिएशन है. जैसे हम एक्स-रे की बात करें, इसके अलावा गामा है, और
इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विच आर लाइक कंसिडर्ड एज आयोनाइजिंग रेडिएशन। अच्छा, इसमें अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए, गामा रेज हो गई, एक्स रेज। सो दे आर लाइक हाई एनर्जी रेडिएशंस, और हाई एनर्जी होने के साथ-साथ हाई एनर्जी है, इसीलिए क्या करती हैं, बहुत ईज़िली आपकी स्किन के अंदर से पेनिट्रेट कर जाएँगी। आपके स्किन के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है वहाँ तक ये पहुँच जाती हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, ट्रैवल करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं कि हम ह जितनी ज़्यादा एनर्जी है इनकी, तो उतना ही ज़्यादा ये पोटेंशियल रखती है नुकसान पहुँचाने का या हार्म करने का। तो दे कैन ऑल्टर द डीएनए स्ट्रक्चर। जो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स के सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से फीचर्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव साइकिल में या रिप्रोडक्शन में। सो वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो कि पढ़ा भी होगा आपने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, या जिस भी नाइट्रोजीनियस बेस या पेप्टाइड बॉन्ड्स और जिस भी केमिकल स्ट्रक्चर से ये मिलके बना है, गामा रेज़ या एक्स-रे रेज़ या जो भी आयोनाइज़िंग रेडिएशन से हाई एनर्जी रेडिएशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो इस डीएनए तक पहुँचकर इसके केमिकल स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देती है, मतलब बदल देती है, चेंज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के आउटर अपीयरेंस में और जो भी रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और एक ह्यूमन का कंप्लीटली जो फीचर्स है वो बदल जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, बहुत सारी इस तरीके से आउटर लेवल पे, इनर लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन में देखने को मिलती हैं। अ, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन, एनिमल्स में भी, क्योंकि एनिमल्स में डीएनए है, जिसके अंदर भी डीएनए है, तो बेसिकली ये बताया गया कि हाई एनर्जी रेडिएशन तो डीएनए तक को ये क्या कर देती है, ऑल्टर कर देती है, स्किन के अंदर से पेनिट्रेट करके, सेल्स के अंदर से पेनिट्रेट करके डीएनए तक पहुंच जाती है। समझे? डीएनए तक पहुंचने का मतलब है हाई एनर्जी है, इसलिए आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अच्छा, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, अब अगर हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज नॉन आयोनाइजिंग है। तो मतलब ये जो रेडिएशंस है, ये लो एनर्जी की रेडिएशंस है। अब लो एनर्जी की हैं तो ज़्यादा दूर तक पहुँचेंगी भी नहीं, है ना? ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचेंगी तो ज़्यादा हार्म भी कॉज़ नहीं करेगी बॉडी में। तो लो एनर्जी रेडिएशंस है, और जैसे कि मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशंस निकलती हैं, वहाँ से भी रेडिएशंस निकलती है, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलती है। जैसे आपने देखा होगा, आप लंबे समय तक फ़ोन को अगर हाथ में लेके रखो या फ़ोन को आप अगर रन कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर से रेडिएशंस रिलीज़ हो रही है। आप ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स पहनते हो, चश्मे पहनते हो, जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो, क्योंकि वहाँ से ब्लू रेज़ निकलती हैं, लाइट एमिट होती है। तो मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह हो गए। अब हम डेली रोज़मर्रा की लाइफ़ में मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स वग़ैरह यूज़ करते हैं, बट क्या इनके सिग्निफिकेंट हार्म देखने को मिले? नहीं, क्योंकि ये एक रेडिएशन तो है, लेकिन बहुत लो एनर्जी की रेडिएशन है, तो इनके सिग्निफिकेंट इस तरीके से बहुत ज़्यादा हार्म हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि दे आर नॉट लाइक दैट मच पोटेंशियल कि ये इमीडिएटली हार्म कॉज़ करें, या एक तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये कोई नुकसान आपको पहुँचाएँ। इसके अलावा रेडियो टावर से जो रेडिएशंस निकलती हैं, दे टेंड टू जनरेट हीट। मोबाइल फ़ोन, जैसे मैंने आपको बताया कि हीट जनरेट होती है आफ्टर सम टाइम, तो ये एक प्रूफ है कि हाँ, रेडिएशन रिलीज़ हो रही है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इफ यू टॉक अबाउट यूवीए, यूवीबी, है ना? इसके अलावा विज़िबल लाइट, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो लाइट हमें दिखती है, विज़िबल लाइट जो कि जब पड़ती है तो चीज़ों को गर्म कर देती है। वहाँ पे जब चीज़ों को के ऊपर हिट करती है, तो वहाँ की जो सरफेस होती है वो हीट अप हो जाती है। तो दैट विज़िबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स अगर हम बात करें, या जो भी लो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जैसे रेडियो वेव्स, तो ये सारी जो वेव्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती हैं, और ये क्या करती हैं, एक हीटिंग इफ़ेक्ट कॉज़ करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, माइक्रोवेव से हीटिंग इफ़ेक्ट कॉज़ कर रही है, मोबाइल फ़ोन को कुछ टाइम आप चलाओ तो हीटिंग इफ़ेक्ट कॉज़ करता है, रेडियो टावर्स हीटिंग इफ़ेक्ट कॉज़ करते हैं। सो दोज़ आर द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो दिस इज़ इट अबाउट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। इफ वी टॉक अबाउट, अच्छा, रेडिएशन कैन बी हार्मफुल और कैन अराइज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। रेडिएशन बहुत नुकसानदायक भी हो सकती हैं, और ये हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बून या एक तरीके से वरदान भी साबित हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूँ माइक्रोवेव्स की, या हम बात करें इंफ्रारेड की या माइक्रोवेव्स की, या हम बात कर रहे हैं दैट विजिबल लाइट, तो दीज रेडिएशन आर लाइक गुड फॉर अस ना, हमें चीज़ें दिखाई दे रही है क्योंकि क्या विजिबल लाइट है,
हम माइक्रोवेव्स का यूज़ कर रहे हैं, रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन भले ही निकल रहे हैं, बट दीज़ आर लाइक गुड फॉर अस ना। बट रेडिएशन हार्मफुल भी हो सकती है, रेडिएशन नेचुरल भी हो सकती है, और ये एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकती है। मतलब नेचुरली, अब जैसे सन है, सन से रेज़ आ रही है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नेचुरल काइंड ऑफ रेडिएशन, है ना? इस तरीके से बहुत ही सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि रेडिएशन को एमिट करती हैं, एनर्जी को एमिट करती हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस जिसे बोलते हैं आप, तो प्लांट्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है, तो रेडिएशन एमिट करती है। तो नेचुरल भी हो सकती है, इसके साथ-साथ जो है कुछ ऐसी रेडिएशंस है जो ह्यूमन लेबोरेटरी में जनरेट करता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, या कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि रेडिएशन को एमिट करते हैं, तो वो एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकती हैं। मोस्ट रेडिएशन एक्सपोजर जो होता है वो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू होता है, जैसे कि रॉक से, अर्थ क्रस्ट से, जो अर्थ की ऊपर वाली सतह है, कॉस्मिक जो हमारा ब्रह्मांड है, और अदर जो सोर्सेज है वहाँ से जनरली रेडिएशन के टच में हम होते हैं, और दैट आर नॉट दैट मच हार्मफुल। अब अगर हम बात करें रेडोन की, तो जैसे कि ये यहाँ पे अंडरलाइन भी हुआ है, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट में ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना था कि रेडोन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रेडिएशन। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें नेचुरली रेडोन पाया जाता है, और रेडोन जो है एक नेचुरल रेडिएशन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट सोर्स है, यानी कि रेडोन इज़ अ काइंड ऑफ लाइक जो रेडिएशन एमिट करता है। सो नेचुरली वो हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। रेडोन जो है वो एक रेडियो एक्टिव, यू कैन से कि रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो जो भी सब्सटेंस नेचुरली पाए जाते हैं, केमिकल्स नेचुरली पाए जाते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ से क्या रिलीज हो रही है? रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव लाइक एलिमेंट। और जो कि क्या होता है कि यहाँ से नेचुरल रेडिएशन जो है वो रिलीज़ होती है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर रेडोन का इज़ एटॉमिक नंबर इज़ 86। और अगर मैं सिंबल की बात करूँ, इसका सिंबल जो होता है आर एन। आर एन सिंबल है। और रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो गैसियस फॉर्म में होता है, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये प्राइमरीली अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है जब इसका डिके होता है, यानी कि जब इसकी हाफ लाइफ आएगी या इसमें से रेडिएशन एमिट होंगी, जब इसका डिके होगा तो ये अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है? रिलीज करता है। सो बनता कैसे है, मतलब क्या ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब यूरेनियम का डिके होता है ना, थोरियम का डिके होता है अर्थ क्रस्ट में, नेचुरली जब डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है यूरेनियम का या थोरियम का अर्थ क्रस्ट में, सो उस दौरान रेडोन भी प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज तो नेचुरल रेडिएशन का एक प्रोमिनेंट सोर्स है, इसको ध्यान रखेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी टिपिकली अकाउंट फॉर अप टू 20% ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर ऑन एन एवरेज। अगर ऑन एन एवरेज हम देखें ना, तो 20% जो रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो कहाँ से एमिट हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज से। सो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, दे टिपिकली अकाउंट फॉर अराउंड 20% ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यू कैन से, या रेडियो एक्टिव एक्सपोजर। रेडिएशन पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेडिसिन एंड द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज से टिपिकली 20% अमाउंट की, या 20% रेडिएशन एक्सपोजर होता है ऑन एन एवरेज। तो 20% कहाँ से हो रहा है? क्या हम अपने घरों में रेडिएशंस का यूज़ करते हैं? क्या हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स घरों में यूज़ करते हैं? या हम डेली लाइफ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा है? क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो रेडिएशन पर्टिकुलरली कहाँ से रिलीज होती है? न्यूक्लियर मेडिसिन्स या न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जब आप न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जब आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, बी इट कैन बी अ थोरियम, प्लूटोनियम, इट कैन बी रेडोन, इट कैन बी यूरेनियम, प्रोमिनेंटली यूरेनियम यूज़ किया जाता है, तो वहाँ से जो है रेडियो एक्टिव डिके होता है, और वहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। अलोंग विद क्या? एक्स-रे रेज़। अब जब हम हॉस्पिटल्स में या लेबोरेटरीज़ में या हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज़ वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, हमें एक्स-रे कराना है बॉडी का, तो किस रेज़ का यूज़ होता है? एक्स-रे रेज़ का यूज़ होता है, और हमने प्रीवियसली इसको पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है एक्स-रे को? कि एक्स-रे इज़ अ काइंड ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, यानी कि एक्स-रे जो है वो आयोनाइज़िंग रेडिएशन है, हाई एनर्जी रेडिएशन है। सो दैट इज़, सो एक्स-रे में एक्स-रे रेज़ यूज़ होती है, वहाँ से एक्स-रे यानी कि रेडिएशंस निकलती हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका मतलब है कि रेडिएशन हैज़ सफिशिएंट एनर्जी टू इंटरैक्ट विद मैटर। मैटर के साथ ये ईज़िली
इंटरैक्ट कर सकती है, स्पेशली ह्यूमन बॉडी के साथ आराम से इंटरैक्ट करती है, इसीलिए तो हम एक्सरे कराते हैं और हमारी जो बॉडी है, उनका अंदर का जो एक तरीके से एनाटॉमी को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, विजिबल हमें एनाटॉमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सरे हमारी स्किन के अंदर से पेनिट्रेट करके, मसल्स के अंदर से पेनिट्रेट करके हमारा जो बोन का स्ट्रक्चर है, उसको दिखा देती है। सो क्यों? क्योंकि एक आयनाइजिंग हाई एनर्जी रेडिएशन है, इसलिए आराम से पेनिट्रेट कर जाती है बॉडी के अंदर से। सो यही चीज़ बोली गई कि इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि मैटर के साथ इंटरैक्ट करे और आयंस को प्रोड्यूस करे। सो यहाँ पे यानी कि इन जगहों पे न्यूक्लियर मेडिसिन जब हम बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जब हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हॉस्पिटल्स में एक्सरे रेज के थ्रू हम इन फॉर्म में रेडिएशंस का यूज़ करते हैं और वहाँ से रेडिएशंस रिलीज होती है। तो अराउंड अराउंड 20% कौन इसका रीज़न है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या क्या रेडियो एक्टिव जो वेव्स हैं या रेडिएशंस जो हैं, क्या वो हार्मफुल हैं? अगर हार्मफुल है तो क्यों वो हार्मफुल है और क्यों हमने इसे पॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा है? क्योंकि एक्सरे की अगर हम बात करें तो एक्सरे तो हॉस्पिटल्स में सभी लोग यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें तो अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस करें तो दैट इज़ गुड ना, हमें एनर्जी मिल रही है। तो फिर ये पॉल्यूशन की कैटेगरी में क्यों कंसिडर हुआ है? सो वही हम जानेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें यूवी रेडिएशंस की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, जो कि कहाँ से आती है? सन से आती है। सन से बहुत सारी रेडिएशंस आती है, इंफ्रारेड भी आती है, विजिबल रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशंस भी आती हैं। तो अगर मैं यूवी रेडिएशंस की बात करूँ तो यूवी रेडिएशंस आर व्हाट? आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब हार्मफुल। हमेशा याद रखिए, आयोनाइजिंग मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन, मतलब हार्मफुल रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन है एंड दैट प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट व्हाइल कंसीडरिंग इट्स इफेक्ट। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि यूवी 3 तरह की होती है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। सो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की या जितनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन होगी वो उतनी ज़्यादा हार्मफुल होगी। ठीक है? तो यूवी जो है वो सनलाइट इज़ द इम्पोर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी कहाँ से आता है? सनलाइट, हम बोलते हैं ना सनलाइट में रहिए, सनलाइट लीजिए। तो सनलाइट से ही विटामिन डी ह्यूमन बॉडी में आता है। बट सनलाइट का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र भी जो है वो क्या कर देता है? हमें सनबर्न कर देता है, रैशेज़ कॉज़ कर देता है, इरिटेशन कॉज़ कर देता है और इसके साथ-साथ स्किन कैंसर कॉज़ कर देता है। सो क्यों होता है ऐसा? क्यों वो स्किन टिश्यूज़ को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। क्यों वो डैमेज करता है डीएनए को? क्यों वो म्यूटेशन कॉज़ करता है? सिंपली एक सन की जो रेडिएशन है, जब म्यूटेशन होता है तो दैट कुड नॉट बी रिपेयर्ड प्रॉपर्ली, ओके, ओवर टाइम, तो वो कैंसर डेवलप कर देता है। क्यों वो फेटल हो जाता है? क्यों वो घातक हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन है और बहुत ही हार्मफुल है, जो कि हमारी स्किन के अंदर से पेनिट्रेट करके स्किन कैंसर तक क्या कर देती है? कॉज कर देती है, हमारी स्किन को डैमेज कर देती है और हमारी क्या कर देती है? एक तरीके से यहाँ पे मेंशन था ना, स्किन कैंसर कॉज कर देती है। ओके, सो अब इनको फिर अगर ऐसा होता है तो फिर इससे हमें बचाता कौन है? क्योंकि सन की रेडिएशंस तो हम तक यू कैन से कि 12 आवर्स तो हमें मिलती ही है ना? और अगर वो इतनी फेटल है, अगर वो इतनी घातक है, अगर वो इतनी नुकसानदायक है, तो फिर सबको क्यों नहीं रैशेज़ होते? क्यों नहीं सनबर्न हो रहा है ना? सो द रीज़न इज़ दिस कि ओज़ोन जो लेयर है, ओज़ोन एक्ट एज़ एन अम्ब्रेला, कि जो सन है, सन से रेडिएशन आ रही है अर्थ की तरफ। अर्थ की तरफ ऊपर, जैसे मैंने आपसे एक वीडियो में बात की थी एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर हैज़ 5 लेयर्स, है ना? तो 5 लेयर्स में से एक बीच वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर लाई करती है, दैट इज़ ओज़ोन लेयर। एंड दैट ओज़ोन लेयर जो है ना, वो एक अम्ब्रेला का काम करती है। अम्ब्रेला क्या करता है? अम्ब्रेला क्या करता है कि जैसे कि सपोज़ करो आपने अम्ब्रेला ओपन किया और ऊपर से बारिश आ रही है। तो आपने एक शील्ड, एक कवरिंग अपने हेड के ऊपर लगा लिया है और वो जो बारिश है वो अम्ब्रेला के ऊपर आएगी, आपके हेड के ऊपर नहीं आएगी, लाइक वो साइड से निकल जाएगी। सिमिलरली वही केस होता है कि जब सन की रेडिएशंस आती हैं तो जो अम्ब्रेला है, यानी कि जो ओज़ोन लेयर है, जो कि हमारी अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में है। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा ये पूछ लिया जाता है कि जो ओज़ोन लेयर है वो किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में लाई करती है। ओके, सो ओज़ोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है मेजरली। सो ओज़ोन लेयर क्या करती है? सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनको क्या कर लेती है? एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। सो डिप्लीशन ऑफ ओज़ोन लेयर में इंक्रीज़ आवर एक्सपोज़र टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और अगर ओज़ोन लेयर डिप्लीशन इसका होता है या ये थिन होती है, क्योंकि ये गैसियस लेयर है O3, ओज़ोन O3। तो O3 की गैसियस लेयर है और अगर इसकी थिकनेस जो है वो धीरे-धीरे कम होती है और इसमें होल क्रिएट होता है, जो कि हुआ भी था।
तो जब इसकी थिकनेस कम होती है, डिप्लीट होती है, खत्म खत्म होती जाती है या कम होती जाती है, तो अब ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी यूवी रेडिएशंस को। अब यूवी रेडिएशन हार्मफुल है, हमने देखा स्किन कैंसर कोज करता है, डीएनए में म्यूटेशन भी कोज कर रहा है, बर्न कोज कर रहा है, सनबर्न कोज कर रहा है, डैमेज कोज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब यूवी रेज हम तक पहुंचेंगी तो ये सब चीज़ें हमें होंगी, और फिर स्किन कैंसर भी होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें सफ़र करने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज दैट अकर्स इन चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट हु हैज सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन। इसके अलावा और क्या होता है, ये तो है ही रेडिएशन से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम एक लंबे समय तक एक्सपोजर में रहते हैं यूवी रेडिएशंस के, या एक्सरे रेडिएशंस के, या कोई भी जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, स्पेशली स्पेशली आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में, क्योंकि अगर आप आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में बहुत कम टाइम के लिए भी रहेंगे तो भी वो ज़्यादा हार्मफुल होगी एज कम्पेयर टू अगर आप नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं लंबे टाइम तक। ठीक है, क्योंकि दे हैव मोर पोटेंशियल टू कोज म्यूटेशन इन डीएनए, टू ऑल्टर योर डीएनए, टू cause skin rashes, skin cancer and all those things। तो जब डीएनए में म्यूटेशन होता है, डीएनए में चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ क्योंकि डीएनए लेवल पे ये चीज़ हो रही है तो बाहर भी देखने को मिलेगी। तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो चिल्ड्रंस में और वो है सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन, उन लोगों में ये देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टर कर देता है डीएनए को भी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, ये टर्म जो यहाँ पे आई है, व्हाट इज़ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी? इफ यू टॉक अबाउट जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, तो जैसे डीएनए का मैंने बताया आपको, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। क्या करता है, हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है इंटरनली एक्सटर्नली, और जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो ये ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से प्रोजेनी में या चिल्ड्रन में। सो इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। खैर वहाँ तक नहीं जाएंगे हम, अभी तो हम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं। तो ये कुछ चेंजेस कर देता है डीएनए की सीक्वेंसिंग में। अच्छा, डीएनए जो होता है ना, डीएनए में ना बेस पेयर्स होते हैं, तो इनकी सीक्वेंसिंग होती है। तो ये सीक्वेंसिंग उसी तरीके से होता है, मतलब जैसे एक बॉक्स है दूसरे बॉक्स में फिट होगा, सो उसी तरीके से अरेंज होंगे। अब जब रेडिएशंस आती है तो ये इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर देती है, और यहाँ पे एक तरीके से डिसअरेंजमेंट कॉज कर देती है। सो ये कुछ चेंजेस इस तरीके से अरेंजमेंट में डीएनए की सीक्वेंसिंग में ला देंगी, जो कि अब जीन फंक्शनिंग को क्या कर देता है, नॉर्मल जीन फंक्शनिंग को अल्टर कर देता है। और जब जीन फंक्शनिंग अल्टर हो जाएगी, प्रोटीन पर्टिकुलर अमाउंट का सिंथेसिस नहीं होगा उस टाइप का, तो इससे बहुत सारी क्या होती है, हमें फिजिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगी, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी, सेल डिवीजन में एक तरीके से प्रॉब्लम आएगी। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो हमारे फीचर्स को एक तरीके से ऑल्टर करेगा, उसको एक तरीके से चेंज करेगा। क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटीज़ हमें देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। एक बार इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, मतलब पेयर में होता है ना क्रोमोसोम्स, इस तरीके से होते हैं। तो 23 एक तरीके से पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी टोटल टोटल 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब इन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में एक तरीके से क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, या क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाएंगे या क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, जैसे टर्नर सिंड्रोम, जैसे लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो खैर ये थोड़ा-सा बायोलॉजी में हम चले गए हैं, यहाँ तक मत जाइए। बेसिकली आप इतना समझिए कि जब जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो अ, जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखता है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काम करता है या होता है, वैसा नहीं होगा। बस आप सिंपल से ऐसे समझिए। ना फिज़िकल लेवल पे वो वैसा होगा, ना मेंटल लेवल पे वो वैसा होगा, ना फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो वैसा होगा। तो हर लेवल पे डीएनए रोल प्ले करता है, और जब डीएनए का सीक्वेंस ही ऑल्टर हो जाएगा तो क्या होगा, फिजिकल लेवल पे भी वो अलग दिखेगा, काम भी वो अलग करेगा, मेंटल रिटार्डेशन भी उसको होगा, चीज़ें भूलने भी लगेगा वो। सो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ इट अबाउट रेडिएशंस क्या होती हैं, कहाँ से रिलीज़ होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और कैसे वो अफ़ेक्ट करती हैं एक ह्यूमन को, और all these stuff. So this is about radioactive pollution. Okay, so this is it. Now this is it about radioactive pollution.
Thanks for listening me so patiently. Stay healthy, stay happy.